जब हम इन्वेस्टमेंट के लिए किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में म्यूचुअल फंड स्कीम्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं, तो इनिशियल स्टेज में हम 1 साल के ट्रेडिंग रिटर्न के बेसिस पे फंड को शॉर्टलिस्ट करते हैं। थोड़ा सा और अनुभव बढ़ता है तो हम 3 साल के टाइम होरिजन को भी इंक्लूड करते हैं। थोड़ा और अनुभव बढ़ता है फिर 5 साल और 10 साल के टाइम होरिजन को भी इंक्लूड करते हैं। और 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के टाइम होरिजन के CAGR के बेसिस पे यानी ट्रेडिंग रिटर्न के बेसिस पे हम फंड को शॉर्टलिस्ट करते हैं और हमें लगता है कि हमने बेहतर फंड को शॉर्टलिस्ट कर दिया है। आज हम चर्चा करेंगे इसी बात पे कि क्या 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल या उससे अधिक टाइम होरिजन 15 साल या 20 साल के टाइम होरिजन के CAGR के बेसिस पे जो हम फंड को शॉर्टलिस्ट करते हैं, क्या इससे हम सही फंड को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं? इसी बात की चर्चा आज हम आज के वीडियो में करेंगे। एस्ट्रॉन टैक्समिल के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू एडिशन होता है तो आप उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें। वैल्यू एडिशन होता है तो यस लिखें और यदि आपको लगता है कि कुछ क्वेरीज है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखें। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसके ऑल पे क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। और चूंकि आप नए सब्सक्राइबर हैं इसलिए कमेंट सेक्शन में आप नए सब्सक्राइबर लिखें जिससे हमें ये मालूम हो सके कि आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं। मेरा नाम DM झा है। की एनालिसिस में CAGR के बेसिस पे फंड को शॉर्टलिस्ट करने के लिए हमने 4 टाइम होरिजन 1 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर्स के CAGR को कंसिडर किया है। और सबसे पहले फेज में हमने टॉप 10 फंड्स को इन चारों ही टाइम होरिजन में शॉर्टलिस्ट किया। फिर हमने देखा दूसरे स्टेज में कि इन चारों ही टाइम होरिजन में कौन से ऐसे फंड हैं जो कि इन चारों टाइम होरिजन में कॉमन है, यानी उनमें हमने वो फंड शॉर्टलिस्ट किया जो टॉप 10 में 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स के CAGR के टाइम होरिजन में CAGR के बेसिस पे इंक्लूड होते हैं। और वो फंड है मोतीलाल ओसवाल, इन्वेस्को, एडलवेसिस और कोटक। और पांचवा हमने HDFC लिया है। हालांकि HDFC उस क्राइटेरिया के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहे थे, लेकिन हमने एनालिसिस पर्पस के लिए HDFC को भी इंक्लूड किया है। और फ्रेंड्स, इस पर आगे चर्चा करने के पहले मैं बता दूं कि ये सारे फंड मिड कैप सेगमेंट के हैं। और यदि हम ये 20 रिटर्न्स में से देखें तो हम देखते हैं कि सबसे अधिक 58.39% मोतीलाल ओसवाल का 1 ईयर का ट्रेलिंग रिटर्न है और सबसे कम HDFC का 10 ईयर का CAGR 18.33% है। हालांकि ये देख के हम ये नहीं कह सकते कि मोतीलाल ओसवाल HDFC बहुत अच्छा है या खराब है। इसकी चर्चा हम और आगे करते हैं। और इन 4 टाइम होरिजन्स में यदि हम देखें कि सबसे बेहतर परफॉर्मेंस टाइम होरिजन वाइज किसने दिया है तो हम देखते हैं कि मोतीलाल ओसवाल 1 ईयर में 58.39 हाईएस्ट पे है, 3 ईयर्स में भी 36.38% हाईएस्ट पे है, 5 ईयर्स में भी 1 रैंक पे है 33.12 और 10 ईयर्स में भी ये 20.68% फर्स्ट रैंक पे है। जबकि सबसे नीचे रैंक पे 1 ईयर के टाइम होरिजन में HDFC का 31.74% है, 3 ईयर्स में कोटक का 24.34% है, 5 ईयर्स में कोटक का ही 27.32% है और 10 ईयर्स में अगेन ये HDFC का 18.33% ये अपने लोएस्ट लेवल पे है। इन पांचों ही फंड्स को स्कोर बेस्ड रैंकिंग करने की कोशिश की, ओवरऑल रैंकिंग करने की कोशिश की है। और इसके लिए स्कोर करने के लिए हमने ये माना है कि जिस भी टाइम होरिजन में उस फंड्स का जो भी रैंक है वो इसको स्कोर माना जाएगा। उदाहरण के तौर पे यदि मोतीलाल ओसवाल की रैंकिंग की बातें करें, इनका फर्स्ट ईयर में 1 रैंक, थर्ड ईयर में भी 1, 5 ईयर में भी 1 और 10 ईयर में 1। इसका मतलब इसका ओवरऑल स्कोर जो होगा वो 4 होगा। यहाँ देखा आपने 4 दिया। उस हिसाब से इन्वेस्को का 2 + 6 8 + 7 15 + 5 20, तो इनका स्कोर 20 है। और उस हिसाब से एडलवेसिस का स्कोर 13 है, कोटक का 27 है और HDFC का 21 है। और जिसका सबसे कम स्कोर है वो हाई रैंकिंग मानी जाएगी। इस हिसाब से हमने देखा कि मोतीलाल ओसवाल पे हैं, एडलवेसिस सेकंड रैंक पे हैं, इन्वेस्को थर्ड रैंक पे हैं और कोटक फोर्थ रैंक पे। और नेचुरली 27 के बाद 31 स्कोर है HDFC का, ये फिफ्थ रैंक में आएंगे। अब हम इन पांचों ही फंड को एक अलग रिटर्न पैरामीटर के कसौटी पर कसेंगे और उसमें ये देखेंगे कि जो रैंक इन म्यूचुअल फंड्स ने CAGR या ट्रेडिंग रिटर्न के बेसिस पे पाया था, क्या वही रैंक वो उस
रिटर्न पैरामीटर के बेसिस पर रिटेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और उस रिटर्न पैरामीटर का नाम है रोलिंग रिटर्न। फ्रेंड्स, यदि आपने पहले रोलिंग रिटर्न के बारे में सुना हुआ है अच्छी बात है, हो सकता है आपने सुना हुआ हो, बेसिक कंसेप्ट ना हो, या हो सकता है कि आपने इसको सुना हुआ भी हो और बेसिक कंसेप्ट भी हो। मैं इसको 5 सेकेंड में रोलिंग रिटर्न बताने की कोशिश करता हूं। यदि हम कहते हैं कि 5 इयर्स का रोलिंग रिटर्न, इसका मतलब आज से पिछले 5 साल यानी 2019 से लेकर 2024 के बीच, या इसको और स्पष्ट करें, यदि मैं कहूं कि लास्ट 10 इयर्स में 5 इयर्स का रोलिंग रिटर्न, इसका मतलब कि 2014 से लेकर 2024 यानी आज तारीख 25 दिसंबर 2024 हो गई है, इसका मतलब 26 दिसंबर 2014 से लेके 25 दिसंबर 2014 के बीच डेली एसआईपी 5 इयर्स का, तो ये टोटल एसआईपी होती हैं 1827। हालांकि ये आज के दिन में 1827 होंगे, लेकिन यदि फरवरी मार्च में करेंगे वो चूंकि डेज का फर्क होता है, हो सकता है 2-4 दिन का डिफरेंस हो जाए, लेकिन सामान्य अवस्था में डेली एसआईपी 1827 होगी। और उस 1827 डेली एसआईपी का जो एवरेज रिटर्न होगा, एवरेज एक्सआईआरआर होगा, उसको हम कहते हैं एवरेज रोलिंग रिटर्न फॉर 5 इयर्स, या कह सकते हैं कि 5 इयर्स का रोलिंग रिटर्न। फ्रेंड्स, बात आती है, यदि आपने इतना क्लियर कंसेप्ट रोलिंग रिटर्न के बारे में आपको पहले से थी तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आपको इससे लगा कुछ वैल्यू एडिशन हुआ, आप कमेंट बॉक्स में रोलिंग रिटर्न लिखें, ताकि हमें ये मालूम हो सके कि आपको रोलिंग रिटर्न का बेसिक कंसेप्ट इसके पहले नहीं था, आज आपने पाया। फ्रेंड्स, रोलिंग रिटर्न में 2 बेसिक पैरामीटर्स हैं, रिटर्न स्टैटिस्टिक्स और रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले रिटर्न स्टैटिस्टिक्स में बातें करते हैं, हमने इसमें 4 पैरामीटर्स लिया हुआ है, एवरेज, मीडियन, मैक्सिमम और मिनिमम। जैसे मैंने बताया कि एवरेज तो बातें समझ में आ गई, 1827 डेली एसआईपी का एवरेज है। मीडियन का मतलब 1827 जो रिटर्न निकले थे डेली एसआईपी के, उसके बीच का जो होगा। उदाहरण के तौर पे यदि माने कि 5 स्टूडेंट्स हैं रैंकिंग के हिसाब से, तो जो तीसरा स्टूडेंट्स का जो रैंकिंग होगी, जो स्कोर होगा, वो मीडियन स्कोर माना जाएगा। मैक्सिमम मतलब 1827 में से सबसे अधिक कितना रिटर्न था, और मिनिमम का मतलब 1827 में से कितना मिनिमम रिटर्न था। कितना मीन्स सबसे अधिक मिनिमम कितना था और सबसे अधिक मैक्सिमम कितना था। अब हम बात करते हैं, और उसी हिसाब से दूसरा पैरामीटर से रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें यह कहते हैं कि 1827 इवेंट्स हुए थे, 1827 का डेली एसआईपी थी, उसमें से कितना परसेंट टाइम्स आपको नेगेटिव रिटर्न मिला, कितना 15 से 20% का रिटर्न मिला, कितना मोर देन 20% मिला, और 15% से अधिक का रिटर्न मिला। इसका मतलब आप ये कहेंगे 15 से नीचे रिटर्न क्यों नहीं लिया जनाब, क्योंकि ये मिड कैप सेगमेंट के एनालिसिस की बातें हो रही हैं। तो सामान्य तौर पे हम मानते हैं कि मिड कैप में यदि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 15% रिटर्न हम नहीं चाहते हैं, 15 से ऊपर ही चाहते हैं, इसलिए हमने 15 से ऊपर का ही इसमें केवल रिटर्न का फिगर लिया हुआ। अब देखते हैं किस म्यूचुअल फंड ने सबसे अधिक अचीव किया है और किसने सबसे कम अचीव किया। इसमें हम देखते हैं, यदि एवरेज की बातें करें, सबसे अधिक एवरेज एडेलवेसिस ने किया है और सबसे कम एचडीएफसी का 17.9%। यदि मीडियन की बातें करें तो सबसे अधिक मीडियन जो है 20.44 कोटक महिंद्रा का था, और सबसे कम 13.51 ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का था। मैक्सिमम यदि कहें तो 1827 में सबसे अधिक मैक्सिमम जो है मोतीलाल ओसवाल का 14.61% दिया है, जबकि सबसे कम इन्वेस्को ने 34.38 दिया हुआ है। यदि मिनिमम की बातें करें तो सबसे कम मिनिमम जो है 2.21, मतलब सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो है इन्वेस्को का है, और सबसे खराब परफॉर्मेंस -9.7% ये मोतीलाल का है। ये चारों बातें हो गई रिटर्न स्टैटिस्टिक्स की। और डिस्ट्रीब्यूशन की बातें यदि करें तो सबसे नेगेटिव रिटर्न जो है इन्वेस्को ने केवल 0.7% टाइम्स ही नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि सबसे अधिक एचडीएफसी ने 6.38 टाइम्स दिया हुआ है। 15 से 20% का हमने रैंकिंग नहीं की हुई, बिकॉज इन दोनों को जोड़ के हमने मोर देन 20 और 15% एवं में डाला हुआ है। यदि मोर देन 20% की बातें यदि करें तो सबसे अच्छा रिटर्न जो है वो कोटक का है, 50.87 टाइम्स इन्होंने मोर देन 20% का रिटर्न दिया हुआ है। और सबसे खराब परफॉर्मेंस जो है ये मोर देन 20% का 41.76% एचडीएफसी ने दिया हुआ है, और मोर देन 15% इन दोनों को जोड़ के यदि निकालें तो हम देखते हैं सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस 64.27% कोटक ने दिया हुआ है, सबसे खराब परफॉर्मेंस मोतीलाल ने 48.43% का दिया हुआ है। अब फ्रेंड्स, यदि ये तो हमने देखा कि
कि किसने सबसे अच्छा दिया है, किसने सबसे खराब दिया है, लेकिन जब रैंकिंग या स्कोरिंग करने की बातें होती हैं तो हमने ये माना है कि रिस्पेक्टिव जो 7 पैरामीटर्स हैं, उन सातों पैरामीटर्स में एक एक पैरामीटर में जिसने हाईएस्ट परफॉर्मेंस दिया है उसको 1 स्कोर, और जिसने लोएस्ट दिया है उसको -1 स्कोर, और जो 20 का है उसको 0 स्कोर दिया है। और उस हिसाब से हम देखते हैं कि एडेलवेसिस का स्कोर जो है वो 1 है। क्यों? कि उन्होंने केवल एक बार सबसे हाईएस्ट रिटर्न दिया है, बाकी हर टाइम जो है इन्होंने ना लोएस्ट है ना हाईएस्ट है, इसलिए 1 स्कोर मिला। एचडीएफसी को -3 मिला बिकॉज इन्हें दो बार जो है लोएस्ट, 3 बार इन्होंने लोएस्ट दिया है अपने इन 5 फंड्स में से। इन्वेस्को को भी 1 मिला है, कोटक को 3 मिला है, और मोतीलाल को -2 मिला है। ये स्कोरिंग है जनाब, जिसको जितना अधिक स्कोर वो उतना अच्छा फंड। और इस हिसाब से हम देखते हैं कि कोटक को 3 स्कोर मिला हुआ है, इसका मतलब इन्होंने 3 टाइम जो है मीडियन, मोर देन 20% और मोर देन 50% में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है इसको, इसलिए इनको 3 मिला है। इसके और इसीलिए इनको रैंकिंग के हिसाब से ये फर्स्ट रैंक पे आए हैं। अब 3 के बाद 2 फंड्स हैं, एडेलवेसिस और इन्वेस्को, जिसका कि एक एक स्कोर है, और हमने इन्वेस्को को सेकेंड रैंक पर माना है। इट इज ओनली बिकॉज कि इनका जो मोर देन 15% का स्कोर जो है 64.27, ये एडेलवेसिस के 57.42 से बेहतर है, इसीलिए इसको हमने सेकेंड रैंक दिया हुआ है। हालांकि ये स्कोर रैंकिंग जो सेकंड थर्ड दिया है ये आप अपने परसेप्शन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरे परसेप्शन के हिसाब से इन्वेस्को को सेकंड रैंक देना जरूरी है और एनालिसिस को थर्ड रैंक। और उसके बाद जो -2 है वो है मोतीलाल ओसवाल, जिसको हमने फोर्थ रैंक दिया है, और फिफ्थ रैंक नेचुरली एचडीएफसी को दिया हुआ है। और इसमें मोतीलाल ओसवाल में एक इंपॉर्टेंट चीज देखने की जनाब बातें एक और चीजें हैं कि मीडियन जो है वो मिड कैप सेगमेंट के कैटेगरी एवरेज 14.03 है, जबकि मोतीलाल ओसवाल का 13.51 है। इसका मतलब कि मीडियन स्कोर जो मोतीलाल ओसवाल का है वो कैटेगरी से भी नीचे है, तो ये एक अलार्मिंग चीज है। हालांकि इसके बावजूद इसको फोर्थ रैंक आया है। अब यदि हम ये रैंकिंग तो हुई जनाब रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे, और इसके पहले चर्चा की थी हमने ट्रेलिंग रिटर्न या सीएजीआर के बेसिस पे। ये दोनों को एक साथ हम देखने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि सीएजीआर के बेसिस पे मोतीलाल की का पहला रैंक था, जबकि रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे ये फोर्थ रैंक हुआ। इन्वेस्को का सीएजीआर के बेसिस पे थर्ड रैंक था और आरआर के बेसिस पे सेकंड रैंक था। एडेलवेसिस का सीएजीआर के बेसिस पे सेकंड रैंक था और आरआर के बेसिस पे, रोलिंग रिटर्न के बेसिस पर थर्ड रैंक था। और कोटक जो कि सीएजीआर के बेसिस पे चौथा रैंक था और आरआर के बेसिस पे ये पहला रैंक पे है। अब एचडीएफसी सीएजीआर में भी फिफ्थ रैंक पे था और आरआर के बेसिस पे भी फिफ्थ रैंक पे था। अब सोचने वाली बातें हैं कि यदि फंड को सिलेक्ट करना हो हमें किस बेसिस पे करना चाहिए। जनाब कोई एक पार्टिकुलर पैरामीटर के बेसिस पे फंड को सिलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन रोलिंग रिटर्न बताने का पर्पस ये था कि यदि आप कंसिस्टेंट रिटर्न की बातें करें तो आप रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे जा सकते हैं। और इस हिसाब से लगता है कि कोटक महिंद्रा जो फर्स्ट रैंक पे है वो कंसिस्टेंट रिटर्न पिछले 10 सालों में दिया है। बिकॉज इसका हमने बताया कि 1827 डेली एसआईपी का एवरेज के बेसिस पे रोलिंग रिटर्न निकाला हुआ है और उसके हिसाब से हमने इसको रैंक किया हुआ है। सो सीएजीआर के बेसिस पे कुछ डिफरेंट आ सकते हैं, आरआर के बेसिस पे कुछ डिफरेंट आ सकते हैं। और फंड को शॉर्टलिस्ट करने के टाइम में जैसे मैं बताता हूं ये चारों ही फंड बेहतर फंड है। रैंकिंग आरआर के बेसिस पे कुछ और है, सीएजीआर के बेसिस पे और है। ये फाइनली जब फंड को शॉर्टलिस्ट करेंगे आप किसको फर्स्ट रैंक पर रखेंगे ये आपके इंडिविजुअल परसेप्शन पर डिपेंड करता है। लेकिन कंसिस्टेंसी की यदि बातें करें तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए रोलिंग रिटर्न इज द बेस्ट टूल्स, जो बताता है कि पिछले 10 साल 5 साल 20 साल जितने सालों का रोलिंग रिटर्न आप देख पा रहे हैं उसने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है। और इस बेसिस पे यदि फंड को शॉर्टलिस्ट करेंगे तो उसमें आपको स्टॉक मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये कंसिस्टेंसी के बेसिस पे आपने फंड को शॉर्टलिस्ट किया है। जबकि सीएजीआर के बेसिस पे क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न बताता है तो हो सकता है कि जिस दिन आपने इन्वेस्ट किया हो उस दिन मार्केट बहुत ऊंचा हो या बहुत नीचा हो, इस पर डिपेंड करता है आपका रिटर्न। जबकि रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे मार्केट ऊंचा हो या नीचा हो जिस दिन इन्वेस्ट किया इस पर बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रोलिंग रिटर्न में आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही फंड को शॉर्टलिस्ट करते हैं। हालांकि अंतिम निर्णय जैसे मैं बार बार कहता हूं इंडिविजुअल के कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, यहां भी आपको खुद इसका निर्णय लेना पड़ेगा। थैंक यू।